हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ सभी लोग तैयारी कर रहे हों। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुका था। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का एक परिचय और उसके बाद से आर्थिक समृद्धि और विकास, 2 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। आज पार्ट 3 की बात है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हमको इसको कंप्लीट करना है वन लाइनर के रूप में। मात्र आपको मैं 6 से 7 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर लूँगा, ठीक। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर जो चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आय के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे, किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उत्पादित अंतिम वस्तुओं की सेवाओं को मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है, ठीक। जैसे आप नेशनल इनकम को ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके देश में मतलब वित्तीय वर्ष चलता है, तो वित्तीय वर्ष कब से कब तक लागू होती है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपका रहता है, ठीक। तो जैसा कि अब इस 2023 वाला 31 मार्च अब जैसे ख़त्म होगा तो एक नया वित्तीय वर्ष चालू हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय का फार्मूला क्या होता है, मतलब कैसे हम लोग राष्ट्रीय आय को मतलब अपने एग्जाम्पल के थ्रू जोड़ते हैं। जैसे घरेलू आय प्लस विदेश द्वारा प्राप्त शुद्ध कारक आय जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय मानते हैं, ठीक। इसको हम लोग राष्ट्रीय इनकम बोलते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट और है वन लाइनर के रूप में, जिसे आपको याद करना होगा। जैसे राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली, नेशनल इनकम काउंटिंग सिस्टम किसे का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो साइमन कुजनेटस को माना जाता है। साइमन कुजनेटस जो थे, उनको नेशनल इनकम का अकाउंटिंग सिस्टम को जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्ति राष्ट्रीय आय की समिति नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस, ठीक। तो इस तरह से आपको कुछ वन लाइनर के रूप में जो मैं बताता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में, क्योंकि ये आपके एग्जामों में बहुत सारे पूछे जाते हैं वन लाइनर के रूप में। भारत में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि की दर को मंद होने का मुख्य कारण क्या है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात या जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर को कारण हम लोग की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की मंद होने के मुख्य कारण माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत सेविंग में सर्वाधिक योगदान करता है? तो घरेलू क्षेत्र जो होता है वो सबसे ज़्यादा बचत करने में हम लोग की सहायता करता है। भारत में घरेलू बचतों की सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का होता है, ठीक है, फिजिकल एसेट का होता है। इस तरह से कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया है। वर्तमान में भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार ऐसा एक राज्य है जिसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। और सर्वाधिक की बात किया जाए तो गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है, वहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो परिसंपत्ति आपको बताया गया। वर्तमान में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1876 में किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपये बताई थी। मतलब 1876 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपये प्रति व्यक्ति को बताया था उन्हें दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और यहाँ पे देखेंगे वर्तमान में किस राज्य की औसत आय व्यक्ति में सर्वाधिक है? तो अभी तो आपको बताया मैं, गोवा में है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक टॉपिक और पॉइंट ये दिया है, राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो मतलब राष्ट्रीय आय जो होती है वो किसके द्वारा हम लोग मतलब मानते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी गठन के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा इसको किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय किस नई संस्था के स्थापित करने में निर्माण किया गया था? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिशियल में रूप में इसको माना जाता है। कुछ पॉइंट और हैं जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किसके केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? तो कंपनी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको चालू किया गया था। एक
खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? CIG+C+I+G+X-M। तो यहाँ पे आइए मैं इसके बारे में बताता हूँ इसको क्या बोलते हैं। जैसे सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता, सकल निवेश, सरकारी व्यय, निर्यात माइनस आयात। सी का मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है। सी का मतलब होता है कंजम्पशन, आई का मतलब होता है ग्रास इन्वेस्टमेंट, और जी का मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एम का मतलब होता है इम्पोर्ट। ठीक, जिसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी के आधार में विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत है। लेकिन अभी फिलहाल में कौन सी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, जो ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक, मुद्रास्फीति सूचकांक के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव में शामिल कर संकलित जीडीपी क्या कहा जाता है? तो नॉमिनल जीडीपी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति के सूचकांक को। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो सेवा क्षेत्र में हो जाता है, सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत योगदान करता है? तो लगभग 46%। ये क्वेश्चन CHSL में इस बार के भी पूछा हुआ था। सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? तो राष्ट्रीय उत्पादन का मूल मापन इसको हम लोग मानते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देखिएगा कुछ पॉइंट और है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1950 में। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन के रूप में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। जैसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन को नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष स्थापना किया गया था? तो 1950 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो सी रंगराजन समिति के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। लास्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे दिया है, जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2004 और 5 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष दिया गया था? तो वर्ष 11-12 दिया गया था, 2011-12। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे और लास्ट पॉइंट है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 में बदलकर वर्ष 17-18 को करना प्रस्ताव में पारित किया गया था। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और जो चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।